दोस्तों नमस्कार। भारत और ज्यादा गरीब हो रहा है, इसकी जानकारी हमें है। और भारत में रईस और ज्यादा रईस हो रहा है, इसकी भी जानकारी हमें है। हमें पता है कि इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। हमें पता है कि इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निजीकरण किया जा रहा है। हमें इसकी भी जानकारी है कि इस दौर में महंगाई चरम पर है। और हमें यह भी पता है कि इस दौर में रोजगार कहीं नहीं है। हमें यह भी पता है कि इस देश में किसान के सामने कितना गहरा अंधेरा छा रहा है। और यह भी पता है वह मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, उसके पास भी आज की तारीख में काम नहीं है। हमें यह भी पता है कि इस देश में कानून का राज है, लेकिन यह भी पता है उस कानून के राज को भी राजनीतिक सत्ता की हथेलियों पर नाचना पड़ता है। हमें यह भी पता है कि सीमा पर चीन किस तरीके से मौजूद है, लेकिन हमें यह भी पता है कि उसी चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमें यह भी पता है इस देश के भीतर में अहिंसक होता समाज अब ना सिर्फ जीप से रौंद देता है, बल्कि लोगों के हाथ पांव काट कर खुलेआम आसमान तले लटका भी देता है। यह बापू का देश है, अहिंसक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश के भीतर में सरोकार है, इस देश के भीतर में एक समाजवाद की सोच है। लेकिन क्या वाकई यह सब कुछ मौजूद है? और अगर यह मौजूद नहीं है तो इस देश के भीतर में कोई आवाज उठती क्यों नहीं है? और अगर आवाज नहीं उठती है तो क्या यह मान लिया जाए जिस लोकतंत्र के तमगे को हम लगातार ये कहकर सीना चौड़ा कर घूमते रहे हैं कि इस देश में हर 5 बरस के बाद चुनाव होता है, जनता खड़ी होती है और सत्ता को पलट देती है, तो क्या वो चुनावी तौर तरीके भी राजनीतिक सत्ता ने अपने हथेलियों में बांध लिए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में शायद भारत की उस राजनीतिक व्यवस्था पर सीधे उंगली उठाते हैं जहां पर विपक्ष कहीं नहीं है। इस देश में सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की मौजूदगी आपको कहीं नजर नहीं आ रही है, या फिर नजर भी आएगी तो चंद आवाजों के साथ उसे कहीं भी किसी भी रूप में दफन करने में सत्ता को कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ती है। यानी ध्यान दीजिए तो भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर आप उपलब्धियां ये कहकर गिना सके कि इस देश के आम आदमी को कोई राहत मिल रही है, तब आप समझ पाएंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस देश में राजनीतिक व्यवस्था पूरे तरीके से सत्ता की व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। तो क्या विपक्ष भी सत्ता के पेरोल पर है? या विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने इतना करप्शन कर दिया कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता उसके साथ बार्गेनिंग करती है और उसके बाद कोई भी चू चपाड़ कर नहीं सकता है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि एक के बाद एक जिन मुद्दों को आज कांग्रेस की CWC में उठाया गया, उन तमाम मुद्दों से यह देश वाकिफ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस देश में आपको ना तो विपक्ष के तौर पर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे उसमें एनसीपी हो, चाहे उसमें टीएमसी हो, चाहे उसमें लेफ्ट हो, चाहे उसमें बीएसपी हो और चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को जनता के कटघरे में खड़ा कर पाने में सक्षम क्यों नहीं है? और क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता इतनी ताकतवर हो गई है कि वो जो मन चाहे, जैसा मन चाहे वैसा कर सकती है? क्योंकि आज सोनिया गांधी ने जिन बैठक में, CWC की बैठक में जिन मुद्दों को उठाया, वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं किसान मुश्किल में है, 3 काले कानून लाए गए हैं, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। वो बहुत साफ कहती हैं लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को जीप तले रौंद दिया गया, उसमें कैसे संभव है कि जिसने रौंदा उसका बाप इस देश में गृह राज्य मंत्री के पद पर बना रहे? कांग्रेस के भीतर से यह आवाज लगातार उठती है, लेकिन कोई भी आवाज जनता के भीतर से आपको क्यों सुनाई नहीं देती है? आवाज इकोनॉमी को लेकर भी उठी जो डामाडोल है। आज के पर्चे में जो सोनिया गांधी ने पढ़ा उसमें पब्लिक सेक्टर का बिकना भी है। उसके भीतर पेट्रोल डीजल के प्राइस किस तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बात का अंदेशा दे रहे हैं कि खूब खुलकर टैक्स की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, खाने के तेल की कीमत भी है और सिलेंडर की कीमत भी है जो आसमान छू रही है, लेकिन फिर भी इस देश के भीतर में कोई हरकत होती क्यों नहीं? इतना ही नहीं, इस देश में 370 जब हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में इस दौर में क्यों कुछ लोगों को 90 का दशक याद आ रहा है? क्या वाकई हिंसक होते समाज में आतंकवाद
की आहट जम्मू कश्मीर में सुनाई दे रही है, या फिर देश के भीतर में जिस तरीके से उत्पीड़न दलितों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, अलग अलग जगहों पर जो हिंसा हो रही है, उसमें सबको पता है कि कानून अपना काम नहीं करेगा, और उसके बाद अगर आप सत्ता के साथ हैं तो हर कानून आपकी हथेली के भीतर समा जाएगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? हमें लगता है आज इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत की ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी, और भारत की ऐसी बुरी परिस्थिति के भीतर विपक्ष की राजनीतिक गैर सक्रियता इससे पहले कभी नहीं थी। तो उसके सक्रिय होने की परिस्थिति में क्या कांग्रेस के नए अध्यक्ष का इंतजार किया जाए? जो कहा जा रहा है सितंबर तक नया अध्यक्ष आपको मिल जाएगा अगले बरस। और विपक्ष के तौर पर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें बीएसपी है, टीएमसी है, एनसीपी है, लेफ्ट है, इनकी कोई हरकत इस देश में आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। और छत्रप अपने राज्यों में ही सिमटे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं सत्ता से बाहर रहेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो कार्यकर्ताओं की फौज छत्रप नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, वो कितने दिन तक घूमेगी, और उनके पास भी कहां से पैसा आएगा उस संगठन को संभाल सकें? उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए तो 10 साल अगर अखिलेश यादव सत्ता के बाहर रह गए, यानी 2022 में चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी की मजबूती आज जिस रूप में है वैसी नजर आपको इसके बाद 2027 में नजर आ पाएगी? इम्पॉसिबल है। तो क्या इस देश में छत्रपों की राजनीति, जो अभी तक जातीय समीकरण के आधार पर सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद पूंजी बनाना, उसी पूंजी के आश्रय अगले चुनाव की तैयारी करना, तो क्या यह सब कुछ मौजूदा वक्त में खत्म हो चला है? क्योंकि मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने ही इन तमाम चीजों को खुद से जोड़ लिया है। जातीय समीकरण का जिक्र हो या फिर पूंजी का जिक्र हो, यानी धनबल भी साथ है, बाहुबल भी साथ है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भी राजनीतिक सत्ता के साथ हैं। तो फिर छत्रपों की राजनीति के खत्म होने की घंटी बज चुकी है क्या? और ऐसे में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहां टिकेंगे? वह अपने अंतर्विरोध से जूझ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति आज क्या हो चली है? सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि 53 लोग इस बैठक में मौजूद थे। उसमें कुछ यानी 20 सदस्य होते हैं, उसमें 24 जो होते हैं वो परमानेंट इनवाइटी होते हैं, और 9 सदस्य जो हैं ये स्पेशल इनवाइटी होते हैं। लेकिन इस पूरे 53 लोगों की फहरिस्त में आप उंगलियों पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा आपको लोग मिलेंगे नहीं जो कि लोकसभा में चुनाव जीत कर पहुंचे हों। आधे दर्जन से ज्यादा राज्यसभा के सदस्य हैं और उससे भी कम लोकसभा के सदस्य सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम हारे हुए पॉलिटिशियंस हैं। और वही पॉलिटिशियन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अध्यक्ष कौन होगा। वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस सक्रिय होती क्यों नहीं है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष जब सोनिया गांधी इस बात का जिक्र करती है कि मैं आपके सामने जिन मुद्दों को रख रही हूं, हमें लगता है उन मुद्दों को सुनकर शायद समूची कांग्रेस को एक साथ खड़े हो जाना चाहिए और कहना चाहिए हम इस आधार पर अब आंदोलन इस देश में शुरू करेंगे। 3 काले कानून, लखीमपुर, इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर, पेट्रोल डीजल प्राइसेस, कुकिंग गैस, गैस सिलेंडर, जम्मू कश्मीर की किलिंग, विदेश नीति, पड़ोसी देशों से संबंध, और इन सब के बाद विधानसभा चुनाव सामने खड़ा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो 53 सदस्यों की मौजूदगी थी, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सदस्य के तौर पर है उसमें सोनिया गांधी अध्यक्ष है, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, और उसके बाद ध्यान दीजिए मनमोहन सिंह, ए.के. एंटोनी, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, हरीश रावत, के.सी. वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, ओमान चांडी, अजय माकन, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, गार्ड लखमई, रघुवीर मीणा, सुरजेवाला। ये 20 नाम हैं जो कि सदस्य हैं। इसमें से आपको लगेगा कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो चुनाव जीत कर आएगा, तो सिर्फ आपके जहन में एक आएगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तीसरा कोई नाम आपको जहन में नहीं आएगा जो लोकसभा पहुंचा हो। परमानेंट इनवाइटी में अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में है। उसके बाद देखिए दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, मनिका टैगोर, चला कुमार, सलमान खुर्शीद, अविनाश पांडे, के.एच. मुनियप्पा, तारिक अहमद, पवन बंसल, रजनी पाटिल, मीरा कुमार, आरपीएन सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, राजीव शुक्ला, दिनेश गुंडूराव, अजय कुमार, एच.के. पाटिल, देवेंद्र यादव, विवेक बंसल, मनीष चारस्त। ये सारे नाम जो हम पढ़ रहे हैं 24 नाम हैं। भक्तचरण दास, इनमें से कौन है जो लोकसभा में पहुंचा है? अधीर रंजन चौधरी के अलावा कोई नहीं। जो स्पेशल इनवाइटी है उसमें
इंटक के हैं जी संजीवा रेड्डी, एनएसयूआई के हैं नीरज कुंदन, यूथ कांग्रेस के हैं श्रीनिवास, सेवा दल के हैं लालजी देसाई, उसके अलावा लोकसभा पहुंचने वाले दीपेंद्र हुडा यहाँ मौजूद हैं, कुलदीप बिश्नोई, चिता मोहन, सचिन रॉय जो कि संदेश मैगजीन निकालते हैं, और नीता डिसूजा। 53 लोग एक साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक में अगर पहुंच सकते हैं तो ये 53 लोग एक साथ इस देश में वैसे आंदोलन के तहत जहां इस देश को ही बेचा जा रहा है उसको लेकर एक जगह क्यों नजर नहीं आते हैं। हमारी सीमा पर चीन मौजूद है, उस चीन के साथ हमारा लगातार बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के डाटा और चीनी सरकार के डाटा सीधे तौर पर बनाते हैं। जो चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम है उसने जानकारी दी कि इस बरस भारत के साथ चीन का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन पार कर जाएगा। इससे पहले यह कभी नहीं किया है, उस दौर में जब एक तरफ सीमा पर संकट है, दूसरी तरफ उसी से व्यापार कर रहे हैं। और इस देश का संकट अजीबोगरीब है। यही चीन को लेकर और चंद दिनों पहले आरएसएस भी खूब हंगामा करती थी, लेकिन अब आरएसएस समझ गई है अगर उसके अपने प्रचारक की सत्ता रहेगी तो वह सुविधाओं का उपभोग कर सकती है। उसके बाद वो सत्ता अनुकूल मुद्दों को इस देश में जिस तेजी से उठाना है उठाती चली जाए। यानी ध्यान दीजिए, जनता के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या जो जनता के दर्द को राजनीतिक तौर पर सामने ला सके या फिर सामाजिक दबाव भी बना सके। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था तो उसमें आरएसएस जनता के मुद्दों को उठाती थी और स्वदेशी तक का जिक्र करती थी, लेकिन अब तो डिफेंस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश का रास्ता खोलने के बाद अब इस देश में प्राइवेट डिफेंस कंपनियां बनाई जा रही हैं। उन प्राइवेट डिफेंस कंपनियों में जो सौदेबाजी लाने का ऑर्गेनाइजेशन है, इस देश की राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं और उसमें कई नेताओं के पुत्र उसमें शामिल हैं जो प्रभावी तौर से काम करते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में है जहां पर इस देश में राजनीतिक सत्ता में बने रहने के सारे उपक्रम राजनीतिक सत्ता ने अपने पास समेट लिए हैं। यानी लोकतंत्र के वह औजार जो कि चुनाव के वक्त सक्रिय होते थे वह भी राजनीतिक सत्ता ने अपनी हाथ में समेट लिए हैं। तो ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो या विपक्ष के तौर से लगातार जिन बातों का जिक्र, जैसे शरद पवार जिक्र करते हैं, वो बार बार जिक्र करते हैं कि सीबीआई सरकार के लिए काम कर रही है, ईडी सरकार के लिए काम कर रही है, आईटी सरकार के लिए काम कर रही है, सेबी सरकार के लिए काम कर रही है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो इस देश के भीतर में जर्नलिस्ट भी तो यही कहते हैं। और इस देश के भीतर में जनता की आवाज भी जो इंटेलेक्चुअली उठती है उसमें इन सारी बातों का जिक्र तो होता ही है। तो सभी सिर्फ कहने के लिए हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक सक्रियता दिखाते हुए सत्ता को जनता के कटघरे में खड़ा करने की रणनीति बनाएगी? हमें नहीं लगता है कि इस देश के भीतर में जितनी अलग अलग और अकेली आवाज इस सरकार को घेरते हुए, चाहे वो सोशल मीडिया के भीतर हो या सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग माध्यमों से जो आवाज उठ रही है, उतनी आवाज भी इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज उठा पा रही होगी। यह सक्रियता क्यों राजनीतिक तौर पर गायब हो गई? क्या ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट थे और जो करप्ट नहीं है वो आवाज उठाते हैं और इनके करप्शन को चक्कर में मौजूदा वक्त की राजनीति ही डामाडोल हो गई और एक वैक्यूम की स्थिति इस देश के भीतर में आ गई? क्योंकि हर की नब्ज अगर राजनीतिक सत्ता के पास है और अगर चंद लोग हैं, अगर आप कांग्रेस का जिक्र करेंगे तो गांधी फैमिली की ही सक्रियता आपको नजर आएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको लगातार नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ खड़े हुए नेताओं की वह G23 हो या दूसरे नेता हो वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं कल पता नहीं सरकार उन्हें दबोच तो नहीं लेगी। तो यह किस डर और भय की परिस्थिति है? और छत्रप और दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके नेताओं की फहरिस्त। कमाल की परिस्थिति है, इस देश में रेलवे लाइन बिक गई, रेलगाड़ियां बिक गई, प्लेटफॉर्म बिक गए, इस देश के बंदरगाह बिक गए, इस देश में जो समुद्री रूट है वह भी बेचा जा रहा है, इस देश के भीतर में हवाई अड्डे बिक गए, इस देश में हवाई जहाज बिक गया, इस देश के भीतर में जो पावर सेक्टर है वह भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, इस देश के भीतर में प्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो गवर्नमेंट के पास परिस्थिति थी वह भी इसी दौर में तकरीबन 42% प्राइवेट हाथों में दे दी गई। और इसी दौर में इस देश में कॉरपोरेट के लिए जो भी कानून बनाए गए उसको उस कानून से बचाने के लिए बनाए गए, जिसमें जनता कहीं कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए अदालत ना चली जाए, चाहे वो
लेबर से जुड़ा हुआ रिफॉर्म का जिक्र सरकार करे, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रिफॉर्म का जिक्र करे, उसकी बेसिक लाइन यही है, जो भी पैसा लगाएगा, जो भी लेबर को अपने यहां रोजगार के लिए हायर करेगा, जो भी किसानों के साथ डील करेगा, वह उस पैसा लगाने वाले के हक की ही पॉलिसीज होगी। यही है रिफॉर्म हमारे यहां। यानी भारत जैसे गरीब देश में रईसों के लिए पैसा बनाने की वह परिस्थिति जिसमें गरीब धीरे धीरे और गरीब होता चला जाए लेकिन वह गुहार अदालत तक में ना लगा पाए, इसको रिफॉर्म शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। अब आप क्या करेंगे? तो शायद मौजूदा वक्त के 3 सबसे बड़े सवाल हैं। इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसे सिर्फ कहना छोड़ना होगा। यह कहने का काम जो अपने तौर पर सोशल मीडिया के लोग कर रहे हैं या चंद मीडिया की पर्सनैलिटीज अपने तौर पर काम कर रही है, वो कर रही है। अगर यही काम अपने तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज भी करेगी तो दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। दूसरी बात, इस देश की जो संपत्ति है उस संपत्ति को जो प्राइवेटाइज हाथों में दिया जा रहा है, खुले तौर पर इन पॉलिटिकल पार्टीज को व्हाइट पेपर अपने तौर पर लाना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए, हम अगर आएंगे तो ये सारी चीजें हम वापस सरकार के अधीन कर देंगे। तो वह जो कॉरपोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, उसमें थोड़ी सी घबराहट तो पैदा होगी कि अगर हम ले भी लेंगे तो सत्ता बदलने के बाद तो उसके बाद ये दोबारा शिफ्ट हो जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण ताकत यह है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत पॉलिटिकल पावर से ही मिलेगी, जो विपक्ष की राजनीतिक सत्ता होगी। क्योंकि 2 उदाहरण हमारे सामने खुले तौर पर हैं। सबसे बड़ा उदाहरण पेगासस का है, जिस जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। उस टेक्निकल कमेटी में शामिल होने के लिए एक भी टेक्निकल व्यक्ति इस देश में राजी नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राजी नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट एक टेक्निकल कमेटी तक नहीं बना पाई है और इस पूरी जासूसी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर सरकार ने कहा आपको जो करना है कर लीजिए। यानी इस देश की अदालतों को भी एक पॉलिटिकल सिचुएशन चाहिए जो इस देश में राजनीतिक सत्ता को बदलने की ताकत रखती हो और उसके पास एक अपना विजन हो। और इससे जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वो किसान का आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का संकट हो, चाहे इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट हो, चाहे महंगाई से जूझते हुए मिडिल क्लास का संकट हो, इनको एक साथ एक मंच पर कैसे लाया जाए, इसको लेकर विजन किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों काम नहीं करता है। और सभी इस डर से अपने घर में क्यों दुबके हुए रहते हैं कि आज नहीं कल ईडी छापा मार देगी, परसों आईटी वाला आ जाएगा, उसके बाद पता नहीं कौन सा एजेंसी आकर उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हर कोई इस देश में जेल में होगा। इससे ज्यादा कौन सी परिस्थिति होगी जो राजनीतिक दलों को डराती है और राजनेताओं को डराती है। अगर डराती है तो इसका मतलब यह है कि वह सुविधा भोगी है, उन्हें विशेषाधिकार चाहिए और उसके तहत वह कहीं सत्ता के पेरोल पर तो नहीं है। और यह पेरोल की स्थिति कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी में उन नेताओं के जरिए उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर कर रही है जिन पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर से ये आवाज उठती है, आप बताइए हमारे पास अध्यक्ष नहीं है, हम किस दिशा में जाएं, कोई कुछ तय कीजिए नियम कायदे, संघर्ष कैसे होना चाहिए, आंदोलन कैसे चलना चाहिए। ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन नई परिस्थिति यह बताती है कि इस देश की वही पॉलिटिकल पार्टी आने वाले वक्त में चल पाएगी जो अपनी पारंपरिक स्थितियों को नकार देगी। पारंपरिक स्थितियों को नकारने का मतलब है कि इस पे मत जाइए कि आपके पास इससे पहले कितने गोल्डन चांस के लोग हुआ करते थे, क्योंकि जब हम CWC की परिस्थितियों को पढ़ रहे थे तो उसमें एक से एक नाम थे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, आप चुनाव कैसे जीतेंगे, और चुनाव जीतने के लिए ही अगर इस देश में लोकतंत्र जीता है तो फिर आपकी मौजूदगी कैसे होगी। अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें, चेला कुमार चेन्नई से आते हैं लेकिन वो प्रभारी कहां हैं, उड़ीसा के। कोई मेल आपको लगता है? अजय कुमार झारखंड से आते हैं लेकिन वो कहां के प्रभारी हैं? सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा के। भक्तचरण दास मिजोरम, मणिपुर, बिहार के। कमाल की स्थिति है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के प्रभारी हैं। दिनेश गुंडूराव कर्नाटक से आते हैं, ये पुडुचेरी, गोवा, तमिलनाडु के प्रभारी हैं।
अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से जिन्हें प्रभावी बनाया गया, अगर उनकी सूची भी आप देखना शुरू कीजिएगा। राजीव शुक्ला कहां के प्रभारी हैं? हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। आरपीएन सिंह झारखंड के प्रभारी हैं। शक्ति सिंह गोहिल इससे पहले बिहार के थे, अब दिल्ली के प्रभारी हैं। कोई तालमेल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर भी आपको नजर आता है? नहीं आएगा आपको नजर। तो जब आप इस दिशा में जा चुके हैं कि सिर्फ आपको कोटा भरना है, सिर्फ आपको पदों को भरना है, तो ऐसे में कोई भी किसी भी पद पर आ जाए, उससे होगा क्या? और ऐसी परिस्थिति में जब नई टीम, परंपरा छोड़कर नई टीम बनाने की दिशा में जब निकलेंगे, तो हो सकता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ नए नए चेहरे हों जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हों, और उन क्षेत्रों की अपने तौर पर सियासत करने वाले जो युवा चेहरे होंगे, उनको मंच चाहिए। ये मंच अपने तौर पर एक नया स्पेस इस देश के भीतर में खड़ा कर सकता है, क्योंकि इन युवाओं की बोली अलग है, इन युवाओं के तेवर अलग हैं, इन युवाओं के नारे अलग हैं। चाहे वो आप ध्यान दीजिए, जिग्नेश मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो, कन्हैया कुमार हो, जो भी युवा एक लाइन से आप देखना शुरू करेंगे, वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं बोलेंगे, एक लंबा पॉज नहीं लेंगे, वक्त नहीं काटेंगे। उनको सक्रियता चाहिए। उन्हें पता है कि संघर्ष के आश्रय ही चीजें डेवलप होगी, और इस देश के भीतर के लोगों को भी पता है। लेकिन सत्ता के सामने अगर विपक्ष संघर्ष शून्य है, तो फिर वो कौन सी परिस्थिति किसी पद को भरने से निकलेगी, यह बहुत दूर की गोटी है। और इस दूर की गोटी को जनता के आने वाले वक्त में खुद को विपक्ष के तौर पर खड़ा कर पाएगी, और उसके बाद वहां से कोई आंदोलन निकलकर इस देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था दे पाएगा। यह सोच दूर की है, लेकिन इस देश की परिस्थितियां धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही है, और उस दिशा तक पहुंचने की स्थिति और अभी के बीच की स्थिति शायद ऐसी स्थिति है जिसमें कोई जीप से रौंदा जाएगा, किसी के हाथ पांव काट दिए जाएंगे, किसी को बेंत से मारते हुए दिखाया जाएगा। यानी उत्पीड़न और टकराव की हिस्सी स्थिति जो भारतीय समाज में इससे पहले कभी नहीं थी, वह भारतीय समाज का हिस्सा बन रही है। खतरनाक स्थिति है ये। समझना पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, पदों के आश्रय नहीं, संघर्ष और विजन के आश्रय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।